उन दिनों में टीवी में एक सीरियल चल रहा था परमवीर चक्र, जिसको देखने से कई बार इच्छा होती थी यार सेना में जाना चाहिए। तो वो एक संयोग भी हो गया और उन्होंने सूबेदार साहब ने कहा और वहीं करकरा के टाइप एक सिंपल 2 पन्नों का प्रोफार्मा था, अखबार में उसका प्रोफार्मा आया हुआ था, भर भरा के भेज दिया और 25 फरवरी 1991 में भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद के ऊपर सिलेक्शन हो गया और पहला रैंक मिला नायब सूबेदार 1 स्टार से जो होता है नायब सूबेदार रैंक वहां चालू होता है। मैंने भारतीय सेना में सबसे पहला मेरे को मौका मिला 1999 में जब ऑपरेशन विजय, जिसको देसी भाषा में कहते हैं कारगिल युद्ध। तो जहाँ कैप्टन साहब जहाँ थे बता रहे हो कि 100 दिन युद्ध चाले से बड़े, तो जहाँ युद्ध के माने डर कौन लगा कि सेना ने की बड़ा गोला बारूद बरसता होला। सेना में रह के अगर युद्ध में नहीं गया तो उसने सेना के जीवन का आनंद नहीं लिया और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं विजय में भी था और जो संसद के अटैक के ऊपर फिर वाजपेयी जी ने युद्ध की वो की थी उसमें मैं नौका में था। इनको आदेश मिलने के बाद फिर ये पीछे नहीं देखते क्या होना है, एक बार इनको कह दो हाँ कर दो अटैक, फिर भारतीय सेना पीछे नहीं है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बनता है कहोगे मेरे 30 करोड़ सैनिक तो पाकिस्तान में बैठे हैं, कौन है भाई इसके 30, ये भारत में बैठे हैं, कौन 30 करोड़ सैनिक है उसके। राम राम जी, जल को जयपुर देख रहे हो और मैं दिलीप कुमार। आज आपा जो ईएक्स आर्मी मैन है कैप्टन रैंक से जो रिटायर्ड हुआ है मोहन जी शर्मा वे अपनी साथ में मौजूद है। आसो बातचीत करेला कि इंडियन आर्मी को जो सफर हो जे वो किया कहीं हो छे कहीं कहीं के मायने जो है करनो पड़े छे। आजकल का जो युवा छे बे सेना के अंदर जावा में काफी उत्साह देखने मिले छे, तो बाने भी ई वीडियो सु बहुत कुछ सीखने मिले लो। और मैं थाने बता दूं कि मतलब जो युद्ध हुआ बाकी मायने भी आको अहम योगदान है और 10-12 मेडल भी मिलेड़ा है। बे काहे काहे का मेडल है बे भी आप बातचीत करेला पूरी जो चर्चा है सेना ने ले बे मोहन जी से आप बातचीत करवा कोशिश करला। मोहन जी सबसे पहले तो जलको के प्लेटफॉर्म के माना था को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जी हाँ मोहन जी था कि जीवन शैली के बारे में थोड़ा बताओ कि था कि जीवन शैली किया बचपन से बताओ कि थे किया आर्मी के मायने जाबा की था कि थिंकिंग रही और थे आर्मी में कौन कौन सी पद के ऊपर थे कार्य करया। मैं पहली जब विद्यार्थी छो तो मेरी इच्छा एमबीबीएस करवा की और अगर एमबीबीएस न हुए तो मैं अध्यापक बनवा की सी और मैं अध्यापक बनवा छ। अध्यापक बनया पास मैं जी स्कूल में छो कालड्रा शहरी स्कूल में, तो बठे जो एनसीसी का सूबेदार साहब था तो वह कहता है यार बोले शर्मा जी आपको तो सेना में होना चाहिए। ऐसे होते होते 1990 में भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद के ऊपर जूनियर कमीशन ऑफिसर धर्म शिक्षक के पद के ऊपर वैकेंसी निकली। तो बस सूबेदार साहब क्या बोले यार आप इसमें फॉर्म भरो। हमारे प्रिंसिपल साहब थे अर्जुन जी मलिकपुर वाले, उन्होंने कहा यार शर्मा भर तू। मैं उनका स्टूडेंट था इसलिए मेरे को पंडित भी कहते थे कभी भी, बोले यार पंडित तू भरिए। तो मैंने कहा साहब क्या जरूरत है, बोले नहीं यार भर। उन दिनों में टीवी में एक सीरियल चल रहा था परमवीर चक्र, जिसको देखने से कई बार इच्छा होती थी यार सेना में जाना चाहिए। तो वो एक संयोग भी हो गया और उन्होंने सूबेदार साहब ने कहा और वहीं करकरा के टाइप एक सिंपल 2 पन्नों का प्रोफार्मा था, अखबार में उसका प्रोफार्मा आया हुआ था, भर भरा के भेज दिया। फिजिकल मेडिकल हुआ उसमें पास हो गए, 400 नंबर का रिटन टेस्ट हुआ उसमें पास हो गए और रुड़की में इंटरव्यू हुआ उसमें पास हो गए और 25 फरवरी 1991 में भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद के ऊपर सिलेक्शन हो गया और पहला रैंक मिला नायब सूबेदार 1 स्टार से जो होता है नायब सूबेदार रैंक वहां चालू होता है। वहां से ट्रेनिंग करे और वो हमारी ट्रेनिंग विशेष तौर से सेना में किसी प्रकार का उन्माद न फैले, जातिवाद धर्मवाद क्षेत्रवाद नहीं हो, इसको कंट्रोल करने के लिए इस पद की रचना की गई। क्योंकि हर व्यक्ति अपने धर्म को मानता है और धर्म के आधार पे वो उसको शांत भी किया जा सकता है और भड़काया भी जा सकता है। तो शांत करने के पर्पज से इसके लिए इस पोस्ट को बनाया गया है और इसका जो प्रशिक्षण संस्थान है पूना में है, किरकी में राष्ट्रीय समन्वय संस्थान जहाँ इसमें ट्रेनिंग होती है। वहां से ट्रेनिंग में पास होने के बाद व्यक्ति को किसी यूनिटों में जो जिस ग्रुप का है, जिस आर्मी जिधर क्षेत्र का है वहां उसको भेजा जाता है और वो एक बटालियन में एक रेजिमेंट में एक धर्म के 120 कैंडिडेट होने पर एक पद दिया गया है
120 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 120 से नीचे हो तो उस धर्म का नहीं होता। और भारत की सेना में सिख, ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम और हिंदू, ये जैन के अलावा सारे जो धर्म के हैं वो धर्म शिक्षक होते हैं। जिस बटालियन में जिस तरीके के धर्म के लोग होते हैं वहाँ वैसे धर्म शिक्षक होते हैं, और उनका मूल काम है धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सेना को राष्ट्रीयता की शिक्षा देके और उनको धर्म से जोड़ के राष्ट्र के प्रति कोई विरोधी काम न करे, ऐसा उनको समझाने के लिए पोस्ट क्रिएट की गई है। और ये हमेशा जो सेना की तरह है वैसे इनका जीवन होता है। धर्म स्थल होते हैं जिस जिस क्षेत्र के, वहाँ एक सिपाही रहता है और विशेष फंक्शन पे इनको अपना वो देना पड़ता है। सप्ताह में एक दिन धार्मिक परेड होती है जिसमें कोई धार्मिक प्रोसेशन ऐसा जो कि सेना को जोड़े और कर्म के प्रति लगाव दे, विद्रोह न करे, ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती है। हालांकि सेना के पास इतना टाइम नहीं होता कि विशेष प्रकार के आयोजन कर सके, लेकिन फिर भी साल में ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन करके और सेना को एक्टिव रखा जाता है। समझदारी रखना पड़ता है क्योंकि 18 से 21 साल तक के जवान भर्ती हो के आते हैं और फिर उसके बाद उनको सारी सुविधाएं, दारू मीट भी इशू होता है, तो कहीं ऐसा नहीं हो उत्पाद कर दें, तो उनको समझाने के लिए धर्म के मार्ग से, सदमार्ग से शिक्षा देके उनको चलाने के लिए पोस्ट है। जिस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं इस पर 9 साल तक रहा नायब सूबेदार, फिर सूबेदार हुआ, फिर सूबेदार मेजर, और लास्ट में मुझे लेफ्टिनेंट और कैप्टन के रैंक से मैं रिटायर्ड हुआ। 31 अगस्त 2019 को मैं सेवानिवृत्ति की। मैंने भारतीय सेना में सबसे पहला मेरे को मौका मिला 1999 में, जब ऑपरेशन विजय, जिसको देसी भाषा में कहते हैं कारगिल युद्ध, कारगिल एक जिला है, वहां से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका ऑपरेशन नाम था विजय ऑपरेशन। इसमें मैं मेरी 236 इंजीनियर रेजिमेंट के साथ रहा। और एक फिल्म भी बनेड़ी है, हाँ बनी हुई है जो, और 139 दिन तक मैं ग्लेशियर थर्ड में मेरी सेना के साथ युद्ध में रहा और वहां का मुझे प्रशंसा पत्र भी मिला है। और मेरे पास भारत में हुए अभी तक 5 ऑपरेशन हुए हैं। एक ऑपरेशन मेघदूत जो ग्लेशियर में होता है, फर्स्ट ग्लेशियर का। इसके बाद नंबर 2 है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन ऑर्चिड, ऑपरेशन रिहानो। इसमें मैं मेघदूत के अलावा सारे ऑपरेशन मैंने किए, सबके मेरे पास मेडल हैं। इस एक ग्लेशियर में थर्ड में मैंने लड़ाई लड़ी, लेकिन ग्लेशियर सेकंड फर्स्ट में न जाने से वो एक मेडल रह गया, बाकी मेरे पास ये सब मेडल है। तो जहाँ कैप्टन साहब जहाँ थे बता रहे हो कि 100 दिन युद्ध चाले से बड़े, तो जहाँ युद्ध के माने डर कौन लगा कि सेना ने की बड़ा गोला बारूद बरसता होला। इसीलिए जो धर्म शिक्षक की पद है और जो साप्ताहिक धार्मिक परेड होती है उसमें इसी प्रकार की वो बातें बताई जाती है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मानसिक तौर से आदमी तैयार होगा, दिमाग में युद्ध की तैयारी होगी तो लड़ाई लड़ेगा आदमी। अगर मन कमजोर हो गया तो लड़ाई नहीं लड़ेगा। और जो हमारे पूरे जीवन दिनचर्या होती है सुबह से शाम तक, वो एक युद्ध के ही तरीके की होती है। खाना भी है तो ऐसा नहीं है कि लो यार आराम से कपड़े वपड़े खोल के बैठ के खाना खा लो, वो भी ड्रेस में ही खाएगा, क्योंकि लड़ाई लग गई तो उस वक्त ड्रेस खोल के थोड़ी खाना खाने जाएगा। तो डिसिप्लिन में वो अपना रहेगा। जिस वक्त रेस्ट करेगा तब भी उसके जूते उसके चारपाई के पास रहेंगे, उसकी पूरी वर्दी साथ रहेगी कि कहीं भी ऐसी स्थिति आ गई तो तुरंत 5 मिनट तैयार होके और अपना हथियार उठाया और कूच कर पड़ा। तो वहां इस माहौल के कारण वहां के जो सेना में रह गया, कोई एक भोला भटका कोई गद्दार भर्ती होगा छोड़ सकते हैं उसकी बात, बाकी वहां आदमी अपनी शहीदी देने में फख्र महसूस करता है, जीते रहने में कोई मजा नहीं करता। जो देश के लिए शहीद होता है उसको जनरल साहब भी सलूट देते हैं, और जो नहीं करके गया सेना में रह के, अगर युद्ध में नहीं गया तो उसने सेना के जीवन का आनंद नहीं लिया। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं विजय में भी था, और जो संसद के अटैक के ऊपर फिर वाजपेयी जी ने युद्ध की वो की थी, उसमें मैं नोखा में था, बीकानेर बॉर्डर के पास, वहां मैं दोनों उस पे रहा, और दोनों उसके मेरे पास मेडल है। तो जी हाँ, आर्मी के मायने जो नीचे स्तर का जो जवान हो छे, तो बाकी बे आप कीचे सु युद्ध में जा सके या कोई अधिकारी बान परमिशन दे हुए? सेना में इच्छा के ऊपर कोई काम नहीं डिपेंड करे, सब काम आदेश पे हो छे। और सेना ने जी हाँ कड़ी लड़ाई लाग रही है तो बटे बताया जाए जो शाम होती है तो लड़ाई हो रही है, तो बटे अब तो रिस्क चाहिए कि बटे आप 100 आदमी जाते हो, 90 मर जाए, शहीद हो जाए। सेना में शहीद होते हैं, मरते नहीं है। तो 90 आदमी शहीद हो जाए तो बताओ कौन जाना चाहते हैं? तो एक बटालियन में 5 कंपनियां होती है, तो सब कहती है मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी, मरने के लिए वहां आगे आते हैं। पर फिर वो कमांडिंग अफसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको नियुक्त करे, लेकिन वहां सब कहते हैं कि साहब मैं जाऊंगा। ये सेना के उस खाने का, उस ट्रेनिंग का प्रभाव होता है कि युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ये युद्ध लड़ेंगे जो न्यायिक है,
जैसे देश के आदेश के अनुसार। ये नहीं कि वो उठपटांग काम कर देंगे, देश में गांव में छुट्टी यार किसी को मारा पीट रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, इनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा तो ये कानून सम्मत उपाय करेंगे। और जब वहां से भी फेल हो गया तो पाना सिंह जैसे कोई इक्का दुक्का हो जाए, बाकी ये कभी गलती काम नहीं करते। पान सिंह जो थे वो भी हमारे बंगाल इंजीनियर के थे। तो जब उनके पास बहुत गांव वालों ने अत्याचार किया, उनके काका चाचा ताऊ ने जमीनें हड़प ली, वो कर ली, जब कहीं से सारा नहीं मिला तब उन्होंने बंदूक उठाई थी। हालांकि भारतीय सेना का कोई ऐसा सैनिक नहीं है जो देश के विरोध में जा सके। तो जिया आर्मी युद्ध करे तो जिया फाड़ा का मायने भी हो, खाई का मायने भी हो, तो जो बागा ट्रक हो आर्मी का, आर्मी की जो बटालियन एक साथ जाए 10-20 गाड़ियां, तो बा गाड़िया के लिए रोड की या इमरजेंसी का मायने क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? मैं जी इंजीनियर में छो, मां इंजीनियर को एक मुख्य काम छे कि दलदल आ जाए, रेतो आ जाए, ब्रिज कोई नाड़ो आ जाए, आके सब मारे रास्ता बनावा की जिम्मेदारी इंजीनियर्स की होचे। तुम्हारा जो सिपाही से माने हमेशा साल में यानी कि ट्रेनिंग चलती रहे, 1.5 महीना भी ट्रेनिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट रहे छे कि अंधेरा के मायने अगर रात में माने काम करना पड़े तो उजालो कौन कर सके, अंधेरा के मायने ब्रिजा ने सेट कर दे, करोड़ा का ब्रिज से माने लॉन्च कर और सेना ने पार करा दे। तो अभ्यास टीबा आगा, टीबा में ट्रैक 80 ट्रैक कहते हैं उनको, वो भी चाहते हैं, बिछा के उनके ऊपर से गाड़ियां चला देते हैं। जो दलदल आ गया उसके ऊपर चलने की व्यवस्था है, पानी में चलने वाली गाड़ियां भी हमारे पास। सारी भारतीय सेना के पास अथास्त्र शस्त्र ऐसे पड़े हैं जिनसे कि वो आराम से युद्ध लड़ ले, बस आदेश का इंतजार रहता है। ये बिना आदेश, जैसे पाकिस्तान की आर्मी है ना, उनके सैनिक करते तो उत्पात, वो नहीं करते। इनको आदेश मिलने के बाद फिर ये पीछे नहीं देखते क्या होना है, एक बार इनको कह दो हाँ कर दो अटैक, फिर भारतीय सेना पीछे नहीं है। तो जी आज की तारीख में आप बात करा तो आपनी जो आर्मी है इंडिया की कितनी पावरफुल मानो थी? आज की तारीख में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय सेना है वो विश्व की नंबर 1 की सेना हो गई, क्योंकि सेना हथियारों से और गोलाबारी से नहीं लड़ी जा सकती, सेना मनुष्य से लड़ी जाती है। अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए पैदल सैनिकों की जरूरत पड़ी थी, जो फाइटर्स थे वो भारतीय सेना की थी, वहां शांति की थी। जो जितने भी ये गन है और ये है, ये शांति नहीं पैदा कर सकते, इसके लिए डायरेक्ट हिट करने के लिए जवान चाहिए। तो भारतीय सेना एक ऐसी मजबूत सेना है विश्व की, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर अमेरिका के हथियार, पाकिस्तान के अफसर और भारत की सेना के जवान ये साथ मिल जाए तो विश्व में कोई ऐसी चुनौती नहीं जिसको ये साफ न कर दे। और अब भारत के अफसर सब इतने काबिल हैं कि सब दिलेर हो गए, बड़े दमदार हैं, सिपाहियों से भी काफी अफसर बन जाते हैं। अब ऐसी उनमें नेचर पैदा हुई, तो भारतीय अफसर भी ऐसे हो गए कि जो इनके साथ लग के और अटैक करके जीत के आ सकते हैं। तो जहाँ कैप्टन साहब जहाँ आप बात करा कि युवा मतलब 18-17 साल से आजकल आर्मी के मायने भर्ती कर लिए हुए, तो बने मतलब नया नया छोरा छापरा में गर्म खून रेवा जवानी को, तो बेजिया कई लोग तो जी आत्महत्या भी कर ले आर्मी का जवान, और लड़ाई झगड़ो भी होतो तो अधिकारी जो थे भी रिया तो थे ताकि बटालियन ने किया कहीं मेंटेन करता, क्योंकि युवा शक्ति है तो बे युवा तो कोई मैं बोलते ही को आत्महत्या भी खूब मामला सामना होता। आत्महत्या की भारतीय सेना में बड़ी समस्या है। अभी ये कई वजह से यूनिट की भी हो सके, तो ज्यादातर घरेलू परेशानी भी हो जाए। कई बार घरेलू परेशानी से भी आदमी आत्महत्या कर ले से, कुछ आदमी कमजोर दिल का हो वह भी कर ले से। बाकी भारतीय सैनिक मरबो खुद मरबो पसंद कौन करे, दुश्मन ने मारबो पसंद करे से। और यान की व्यवस्था करनी चाहिए सेना में कि आदमी का ना तो टाइम को ने कि वो लड़वाने बैठ जाए, उसका टाइम है इतने बजे सोएंगे, इतने बजे परेड होगी, परेड के बाद इतने बजे ब्रेकफास्ट होगा, फिर अपने अपने काम पे चले जाएंगे, फिर 1 बजे आएंगे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, 3-3:30 बजे फिर चल पड़ेंगे, और शाम को 6 बजे तक अपना खेल कूद सब कुछ करके फिर आएंगे, नहाए धोएंगे, खाना खाया और फिर अपने सो गए। जिनकी ड्यूटियां हैं रात को ड्यूटियां देंगे, फिर सुबह वही प्रक्रिया। तो ऐसा कोई वो समय नहीं है जिसके लिए कि इनको लड़ने मिलने का मौका मिले। इनके मनोरंजन के लिए और दूसरे प्रोग्राम जितने त्योहार होते हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना त्योहार नहीं मनाती। जिस जैसे गोरखा है उनके नवरात्रों का बड़ा तगड़ा होता है, तो उनके नवरात्रि में बड़े तगड़े प्रोग्राम चलते हैं। दूसरे किसी का दूसरे रामनवमी जन्माष्टमी होते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया से कट के रहते हैं, वहां सब ऐसे प्रोग्राम भी होते रहते हैं और मनोरंजन प्रोग्राम भी होते रहते हैं। फिल्म दिखाने के लिए रेजिंग डे भी मनाए जाते हैं, जिनसे 2-3 दिन का मनोरंजन प्रोग्राम होता है। तो यानी ऐसा नहीं लगने देते कि उसके लिए वो कुछ ऐसा करे, लेकिन फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, इसके लिए बार बार सौदे उतरते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से सुसाइड कर रहा है, हो जाते हैं। और ये सिविल सर्विसों में भी होता है, पर सेना इसके लिए जागरूक है, बार बार कोशिश कर रही है कि इस चीज को रोका जाए। तो ऐसा नहीं कि कोई रोजाना ही हो रहा है, कोई साल में 10-20-50 केस हो गए तो हो गए। तो इतनी बड़ी सेना है, भारतीय सेना बहुत बड़ी सेना है, तो इतना हो भी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वजह सेना की हो, कहीं की वजह हो सकती है।
मैं मेरे जीवन का अनुभव ही बताता हूँ कि मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि हमें भी सेना में जाना है। अगर वे सोचते हैं कि हमें सेना में जाना है तो पहले अपने मन को मजबूत करें, नियमित अपनी वर्जिश में मुख्य काम है सेना में दौड़ भाग। तो अपना 5 किलोमीटर का रूटीन रोजाना जितने कम से कम समय में दौड़ के आने की कोशिश करें। अच्छे अपने शूज पहने, सॉक्स पहने, ड्रेस जैसी सर्दी है तो फुल और गर्मी है तो हाफ पैंट टी शर्ट में एक रूटीन रखें कि मुझे रोजाना दौड़ने जाना है। इसके साथ साथ सिटअप और पुशअप, जो दंड बैठक टाइप की चीज होती है, वो करते रहें, नियमित रखें। और जहां जहां सेना की भर्ती होती है वहां जाएं, उनको वहां मौका मिलेगा। किसी के बरगलाने में, किसी के बहकावे में नहीं है। आराम से आप अपना काम करोगे, आपका सिलेक्शन होगा। वहां किसी की भाईबंदी नहीं है, क्योंकि जिस जगह भर्ती होती है वहां उस क्षेत्र के आदमियों की नियुक्ति नहीं होती है उसकी भर्ती के लिए। अगर राजस्थान में भर्ती है तो राजस्थान के बाहर के लोग आएंगे भर्ती करने, तो किसी की भाईबंदी नहीं है। और ईमानदारी से ही काम होता है, किसी को लिया नहीं जाता बेईमानी से। ईमानदारी से सोच के रखें कि वो पैसा दे के भर्ती हो गया होगा, ऐसा लोग लूट सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आज चाहूंगा लो यार मैं आपको 4 आदमियों को तैयार भर्ती कराने ले चल रहा हूँ और उनको बता दे तुम दौड़ भाग करा लो, कर ली वो। मैं वहां ले गया उनको और मैं जाऊंगा और मैं किसी को मेरा परिचय दूंगा, मैं सेना से रिटायर्ड कैप्टन हूँ, तो मुझे वो सम्मान देगा, सैनिक सल्यूट देगा ही। तो दूर खड़ा व्यक्ति ये समझेगा यार इसका जानकार है, जबकि कोई जानकार नहीं। मुझे मेरी सेना में जो मेरी 30 साल 28-29 साल की सर्विस है उसका सम्मान मुझे सेना के मेरे से जूनियर आदमी हमेशा देगा मुझे सम्मान। तो उनको ये लगता है कि मैं वहाँ जानकार हूँ, मैं भर्ती करा दूंगा, जबकि वो भर्ती अपनी योग्यता से ही होगा। और मैं कह दूंगा जब 4 में से एक भी भर्ती हो गया तो यार 5 लाख रुपए लगे तू दे दे, तो ऐसा पैसा ले लेते हैं। बाकी ऐसे कोई सेना में ऊपर तक कोई 1-2 केस बिगड़ जाते हैं अलग बात है, लेकिन बाकी ईमानदारी से आप अपनी योग्यता से जाना चाहो, मैक्सिमम सेलेक्ट योग्यता से होते हैं। आप दौड़ भाग करो, अपना फिजिकल खाना पीना अच्छा रखो, दौड़ भाग करो और माइंड फ्रेश रखो। क्योंकि आपके अगर दिमाग में है कि यार मैं हूंगा कि नहीं हूंगा, इसी चक्कर में मर जाओगे। आपका है कि मैं तो हो गया, इस विचार से आप करके चलो तो निश्चित तौर सेलेक्ट हो जाएगा। और जितनी सेना की संख्या उससे ज्यादा लिया नहीं जाता है। प्यूरीफाई चीज जाएगी। वहां जो मैं खुद 2015 में वीरभूमि में था, कृष्णा नगर में, मेरे पास जिगजेल और बिम का काम था देखना। तो वहां जो आते थे 250 की फौज में, उसमें कम से कम 100 तो ऐसे होते थे जो कि सब पास ही थे, लेकिन उस 100 में से भी अगले 8-7 ही हम सेलेक्ट करते थे दौड़ भाग के लिए। यानी 100 ने में से और 100 ना प्योर कर लेते थे। तो इसलिए आप वहां दौड़ो, उतनी प्रयास करोगे आप सबसे पहले वाले आप हो, तो आपका सिलेक्शन होगा। और शुभकामनाएं हैं कि मेरे क्षेत्र के लोग खूब सेना में जाएं और देश की सेवाएं करें। तो कैप्टन साहब एक सवाल और की जिया थे बार बताया कि दारू मासड़ थोड़ी बात है, तो मैं भी मैं खूब दर्शक भी दिए देखे कि आर्मी के मायने का सब नहीं दारू मिले है कि कहीं नहीं, भारतीय सेना में मांस रहित यानी एमिस और सेमिस, नॉन वेज और वेज दोनों प्रकार का खाना होचे। जो आदमी मीट खाए छे बिना मीट मिले छे, जो मीट नहीं खाए छे बिना 850 ग्राम दूध रोजाना को मिले छे और न्यूट्रामल का 2 डब्बा मिले छे। यानी वेज के लिए भी की लेवल को खानो छे, नॉन वेज जो बिल्कुल सेना में आज भी 60% आदमी छे जो मांसाहारी से, बाकी 40 बिल्कुल शाकाहारी से। 60% 70% आदमी वाइन पिए दारू पिए से, बाकी और कौन पिए। तो आ थोड़ी सी कोई नहीं खुआया जाए से। बनेगा एक ही मैस में, लेकिन उसको अलग रखा जाएगा, उसको बांटने वाला अलग होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को इधर उधर कर दो। अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा होगी। ये नहीं है कि आप मांस नहीं खाने वाले और आपको मांस खिला दिया जाए, नहीं कोई खिला सकता, आपको दारू नहीं पिला सकता। ये आपकी रुचि है, आपको एंटाइटल राशन है, आप क्या खाना चाहते हैं। आप मांसाहारी मांस खाओ, आप वेजिटेरियन वेज खाओ। जब शाम को मीट का रहता है तो जो मीट खाने वाले हैं उनके लिए मीट बनता है, और जो सब्जी खाने वाले उनके तरीदार सब्जी बनती है। सूखी सब्जी दोनों को मिलती है, खीर सबको मिलती है। जो मीट खाने वाले मछली बनती है, खीर वो नहीं खाते। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया जाता। धर्म को स्वच्छ रखते हुए और बहुत अच्छी तरीके से उनके लिए भोजन बनता है। और वही सिपाही बनाने वाले उनकी जो इच्छा है बनाओ। सामान सरकार दे रही है, सब्जी दे रही है, फल दे रही है, राशन दे रही है, चावल दाल आटा सब कुछ दे रही है। बनाने वाले अच्छे से बनाओ खाओ, कौन मना कर रहा है। तो जी आप मांसाहारी की तो बात कर लिया, दारू जो चीज हो छे क्यों पिलाई जाए एक सैनिक में। अब ये भारतीय सेना की एक बड़ी विडंबना है कि पहले जब ये मराठा और ये अपने देशी शासक थे तब तो दारू नहीं थी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने शायद इस दारू को इसलिए पिलाया कि इनको सालों को बेहोश करके लड़ाओ ताकि अपने भाइयों को ये खुद ही मारे। भारतीय सेना में अंग्रेजों के पहले से कोई दारू का विधान नहीं था। मराठे थे महाराष्ट्र के, उसमें ज्यादातर ब्राह्मण सैनिक थे जो अपना खाना खुद बनाते थे। उनका ये नहीं कि मैस में बना खाते थे, अपना बना के खाते लड़ते थे। तो कहीं दारू की तो बात ही नहीं है। ये जाट थे, हमारे जाट रेजिमेंटों में आज भी जो है बरेली सेंटर, वहां अभी भी मीट नहीं जाता है, वहां दूध ही जाता है।
तो वहां नहीं जाते थे, नहीं खाते, उनके यहाँ नहीं बेचा जाता। तो भारतीय सेना में ऐसा नहीं था कि दारू मांस का ही वो था। ये तो मुझे लगता है कि इन अंग्रेजों की कोई चाल थी, इन्होंने भारतीयों को पथभ्रष्ट करके और अपने भाइयों पे गोली चलवाने के लिए इनका दिमाग खराब किया गया होगा। नहीं, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बता दिया कि कैस्पियन सागर एक जहाँ एक रेड वाइन होती है, वहां के अलावा विश्व में कहीं भी दारू अच्छी नहीं है। पर इस दारू को इसलिए नहीं, ये बनती इसलिए है कि ये कई जगह काम भी अच्छा कर देती है। दवाई में काम आ रही है, एल्कोहल है, अब इसको एल्कोहल में दवाई में काम लो तो अच्छी है, और आप पी के नशा करके बैठोगे तो खराब है। तो धीरे धीरे इस पे भी चल रहा है, धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है, लेकिन कब हो कब नहीं हो पता नहीं है। कैप्टन साहब, आपने इंडिया का मायने अब नई योजना निकाली है आर्मी का मायने भर्ती होगा के लिए, अग्निवीर वाली योजना। तो अग्निवीर वाली योजना जी बार आपने कुछ दिन पहले की बात है, एक सैनिक के शहीद हो गो जो कुछ ही दिन बिना नौकरी को ऊपर लागे हुए जा, बिना सैनिक को दर्जो कुंदी हो गई, सैनिक को जो मान सम्मान दियो जाए, जो परेड दी जाए, जब बक कुंदी गई तो तन कहीं खेणो था। खैर ये विषय मन भी तो पता हो ना, एक जरा देखी सी मैं अखबार में चर्चा, लेकिन भी काई मेन सी वो की तरीका से अगर हुई ओन परेड रहता में यहाँ, सर्विस में रहता में यहाँ, यूनिट में रहता में यहाँ, अगर वो बटे शहीद हो लो तो भी 100% सैनिक सम्मान दियो लो। और अगर वो छुट्टी के दौरान घराना आगो तो शायद भी ने जिया और सैनिका ने दूसरा ने भी कॉन्फिडेंस जो घराना आ जाए छे। हाँ, कोई भी एक सर्विसमैन से या जो सर्विस रिटायर्ड से या सर्विस में से बेकी मृत्यु के पास भी ने 21 तोहफा की सलामी तो दी जाए छे, वो चाहे कटे भी मरो। लेकिन आज जो प्रक्रिया है कि ये 5 साल का दौरान में अगर वो हो रही है नियमित सैनिका में ना आए वो तो घराना अगर यानी घटना हो रही है तो भी का शायद सम्मान को दियो लो। लेकिन अगर सेना के अंदर रहता है, ट्रेनिंग करता है, यूनिट में रहता है, अगर बैठे कोई शहीदी होगी तो भी 100% सैनिक सम्मान दियो जाए। अब वो काई केस से वो पता कौन मने, लेकिन एक्चुअल अगर वो व्यक्ति अठे घराना आए कोई एक्सीडेंट या वो कुछ दुर्घटना हो तो उसके लिए तो सम्मान है नहीं तो जी हाँ थे भी अब देखता तो हो ही ला, पढ़ाई भी करता होला, ग्रुपा के अंदर भी जुड़ रहे होला, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया को जमानो है, आर्मी का ग्रुप से भी जुड़ रहे होला। तो जदा अग्निवीर योजना ही तो संसद के मायने विपक्ष भी को विरोध करियो, कई आम जन भी पूरा देश के मायने विरोध करियो, तो थाको कहीं खेण होगी अग्निवीर जो योजना है अब बेस्ट है या फिर? देखो, अग्निवीर योजना खराब कौन हो सके, क्योंकि ए जो यान की योजना बनी से आगे लिए पहली 2-4-5 साल तक बहुत रिसर्च हो शोध हो कि यान की चार्ज आज देश के चारों तरफ दुश्मन छे। आप सैनिक बाड़ा दुश्मन तो मार लिया, पर जो कसाबार आकलन करो बिन कौन संभाले भाई, बिन संभाल चाहे। अगर एक आदमी 5 साल की ट्रेनिंग ले रहा है सेना में और वो भी बिगड़ में छे तो भी काबू करवा की ट्रेनिंग में वो कर ले लो, वर्दी कौन फिर मिली लेकिन वो भी काबू कर ले लो। इसके अलावा भारतीय सेना से जो रिटायर्ड हो रहा होला, मेरा ख्याल से सरकार ने सिविल सर्विस में या पुलिस से, सीआरपीएफ से, बीएसएफ से और सिविल डिपार्टमेंट से आने आके भी कोई परसेंटेज आरक्षण दे ली, कोई टाइम दे दे कि भाई 10% सेलेक्ट हो और हो लो आने सबने फिट रख ला, क्योंकि एक ट्रेंड सोल्जर ने फ्री भी कौन छोड़ सके। और दूसरी बात यान का लोग कुछ आ चाहो छे कि यार मैं 2-4-5 साल ही सेना में रह आ जाऊं और एक पास फिर मैं सिविल सर्विस बात जीवन जीवा, कोई व्यापार के बचाव से, कोई कन दूसरी खेती पाती से। तो बी का खन वो एक जो तरतीब सीख रहा है रह बाकी बी को फायदा वो देश ने दे लो, और इस तरीका से हर देश को सैनिक सैनिक हो लो। आप आज भी सैनिक होने जो कि कोई तीर कमान से लड़नो से, आज आधुनिक युद्ध न लड़नो से बी के लिए सैनिक हर आदमी ने जरूरी है। जय इमरान खान प्रधानमंत्री बनता है मेरे 30 करोड़ सैनिक तो पाकिस्तान में बैठे हैं, कौन है भाई इसके 30, भारत में बैठे हैं कौन 30 करोड़ सैनिक है उसके, इसका मतलब उसके कोई न कोई है, उनको काबू कौन करेगा। इसलिए भारतीय सरकार का बड़ा सोच अच्छा है कि ऐसे हर व्यक्ति को सोल्जर बना दिया जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में वो युद्ध कर सके। जो ट्रेंड करके आया, सैनिक लेके आया ट्रेनिंग, वो हर हालत में लड़ाई लड़ेगा। जिसने कभी लड़ाई का प्रोसीजर नहीं सीखा वो लड़ाई नहीं लड़ सकेगा। इसलिए ये अच्छी चीज है और इसके रिजल्ट्स आज नहीं, कई बार किन्हीं योजनाओं का विपक्ष अपने निजी लाभों के लिए बरगलाने के लिए जनता को ऐसा उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब इनके जब सफल परिणाम आते हैं, जैसे अभी जब वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ने का कहा था, आज चारों तरफ रोड कितने बड़े हुए, उनका फायदा मिलने लग गया। ऐसे ही उसका वाजपेयी जी का था कि सब नदियों को जोड़ दो, आज नदियां जुड़ जाती तो घरेलू उद्योग पूरे चल जाते, खेती चलती, खेती के साथ कुछ चलते, आदमी के पास रोजगार रहता। आज हमारे देश में हर प्रकार की सब्जियां हो सकती है, दूध हो सकता है, जिनको विदेशों की जरूरत है तो ये उसको सप्लाई करके यहाँ का 100 रुपए का दूध 1000 रुपए के लीटर में बाहर भेजेंगे, प्योर चीज होगी। तो यहाँ उद्देश्य, अब उस वक्त वाजपेयी जी किसी योजना को मजाक बना लेगा, लेकिन आज उसकी जरूरत पड़ेगी, योजनाएं जोड़ो नदियां,
अगर बड़ी नदियां जुड़ गई तो पानी चारों तरफ नदियों में चलेगा तो फिर पानी वापस ऊपर आ जाएगा, नहीं तो पानी पीने के लिए नहीं है। तो इसी प्रकार इस अग्नि योजना का जो है इसके 10 साल बाद इसका पता चलेगा कि ये योजना फायदे में रही या नुकसान हो रही। हालांकि जहां तक मैं सोचता हूँ इस प्रकार के ट्रेंड सोल्जर, क्योंकि जो मैं सेना में रखे हूँ, बहुत सिपाही हैं जो वापस भग जाते हैं, फिर उनके घर वाले पकड़ के ला के देते थे उनको, फिर उनको बड़ी मुश्किल से रोका जाता है। ऐसा नहीं है कि सेना में ये जो मार साहब वाली नौकरी स्कूल में चले गए और आ गए, वहां सुबह से शाम तक जिम्मेदारी पूर्ण जीवन जीना पड़ता है, एक्टिव जीवन जीना पड़ता है। इसलिए वहां ये मत सुनना कि सेना में वहां चला गया तो आना नहीं चाहेगा। जब ये 25% को बाहर 25% को रखे 75 को निकालेंगे ना, तो 25 भी भगना चाहेंगे, यार मेरे को भी निकाल दो, मैं तो सिविल में जाके हो जाऊंगा एडजस्ट, है कि नहीं। तो बहुत मुश्किल है। तो ये अच्छी योजना है, बुरी तो नहीं होनी चाहिए, और इसके रिजल्ट जो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे 10-15 साल में मिलेंगे। तो जी हाँ, माँ का युवा दर्शक भी है, तो युवा भी आप अपनी वीठा की वीडियो देख रहे हैं, तो माने जी हाँ युवा तो ये आज के टाइम में आर्मी में जावा को एक जुनून है युवा का मायने। तो बाकी किया कहीं आर्मी में प्रोग्रेस रहे, खानो पीनो किया कहीं रूटीन रहे, एक लड़को 16 साल को लड़को आपको किया कहीं रूटीन रखे जिन्हें फिजिकल के दौरान भी कोई प्रॉब्लम ना हो आर्मी। देखो, सबसे पहले सेना में जाने के लिए तैयारी है। यहाँ ये सेना की नौकरी है, दिल की है, दिमाग की नहीं है। जिसकी दिलेरी है, लड़ाई के लिए चाहिए दिल, दिमाग नहीं। दिमाग से सोच के यार मर जा वाला तो लड़ नहीं सकता। तो यहाँ पहले तो वो व्यक्ति तैयार होंगे जो कि सेना में जाने का मूड बना रखा है कि मुझे तो सर्विस करनी है, तो सेना की करनी है, चाहे वहां दुख है और चाहे सुख है। पहले यहाँ से उसका मानसिक तैयारी होती है। मानसिक तैयारी हो गई तो नियमित अपना एक आधी घंटे की दौड़ लगाए, जूते पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर। ऐसा नहीं है कि नंगे पैर भरेगा, पैर खराब हो रहे हैं। प्रॉपर एक टाइम बना ले कि मेरा इतनी देर मेरे को दौड़ के आना है। सिटअप और पुशअप लगाए और अपनी नॉर्मल डाइटिंग रखे, और 10वीं लेवल की जो परीक्षा की तैयारी वो करे। नियमित ये करता रहे। और जहां जहां भर्ती होती है, हो सकता है पहली बार भर्ती में उसको समझ नहीं आया करना क्या है, तो वो एक बार जाएगा, दूसरी बार में उसके समझ बैठ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और उसमें भी जो है बिल्कुल एकदम काबिल है, वो पहले बार में भर्ती हो जाएगा। तो यहाँ से भर्ती होकर चला जाएगा, तो वहाँ एक नहीं, एक उसमें प्लाटून में 60 आदमी होते हैं। 60 आदमी एक साथ रह रहे हैं। उस 60 आदमी में सबको एक साथ खाना है। खाना बनाने वाला खाना देगा, खाने का टाइम है, पीटी पीरियड से आए और फिर ब्रेकफास्ट के लिए चल जाओ। ब्रेकफास्ट 7 दिन है, सेना आज इतनी एडवांस हो गई। 7 दिन अगर पहले था केवल पुड़ियाँ बना दी, सब्जी पटक दी, खा लो, लेकिन आजकल कभी इडली डोसे हैं, कभी आलू पराठे हैं, कभी पूड़ी है, कभी कचौड़ी है, कभी कुछ है, मतलब बदलते हुए ब्रेकफास्ट इनको देते हैं। फिर इसके बाद 10 बजे इनके चाय और टी ब्रेक के साथ पकौड़े सकोड़े कुछ बना के देते हैं। दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ सलाद सब कुछ इनको देते हैं। फिर इसके बाद शाम को है 3 बजे फिर चाय आती है। फिर शाम को खाना है, 8 बजे से खाना चालू हो जाता है, खा पी के अपने सो जाते हैं। तो सब कुछ अच्छा होता है। खाना बनाने वाले भी सिपाही होते हैं, उनके सपोर्ट करने के लिए दूसरे जीडी सिपाही भेज जाते हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है। अब ये बात है कि बनाने वाला खराब है तो सरकार के राशन में तो कमी नहीं है। आजकल तो पतंजलि का आटा आता है हमारे सेना में खाने के लिए। जब मैं भर्ती हुआ था तब कई बार उसमें इल्ली सुलसुले दिख जाते थे, आज नहीं थे। क्वालिटी की चीज देते हैं, सब चीज अच्छी दे रहे हैं। अब ये है कि बीच में कोई गड़बड़ कर रहा है तो अलग बात है, बनाने वाला बिगाड़ रहा है तो उसकी अलग बात है। तो खाना पीने की नहीं। और वहाँ ऐसा माहौल हो जाता है, उनके वहाँ अपने साथ रह रहे हैं वो सभी उनके भाई के बराबर होते हैं। ऐसी जो शिक्षा है वहाँ की, जो ऐसी दी जाती है कि भाई ये परिवार अपना, यहाँ का परिवार ही है। तो वहाँ का माहौल ऐसा, जो एक बार उस अन्न को खा गया ना, उस दाने का प्रभाव है कि उसके दिमाग में एक तो अनुशासन आएगा, देश के लिए मर मिटने की आएगी, वो देश के लिए खिलाफ कोई काम होता दिखेगा उसको बड़ा गुस्सा आएगा। तो जी अब थे रिटायर्ड होगा, अगर कोई युद्ध हो जाए और थाने रिटायरमेंट बुलावे तो सारा फौजी जाए कौन जाए? हाँ, मैं जब 1999 में जा रहा था, ठीक मनाली और गया था। मैं मनाली और गया था तो बीटे जवान बूढ़ा बूढ़ा सफेद मूछ वाला सिपाही मिला था। सिपाही, हवलदार, सूबेदार, कैप्टन। अरे बोला साहब हमें ले चलो जी। मैंने कहा पहले मान तो लेटा माँ की तो पूर्ति हुआ 5 जरूर। यानी उनकी उम्र थी 60 70 पहाड़ी क्षेत्र के आदमी 80-90 साल के भी यंग से लगते होंगे। उनकी मेहनती और स्वस्थ शुद्ध वातावरण है वहाँ का। तो वो भी ये चाह रहे थे कि नहीं हम चलते हैं लड़ाई लड़ने, वो उस जगह में रहा हुआ, मुझे पता है साले से किधर से लड़ना है। तो भारतीय सेना का तो मरता हुआ सिपाही भी ये कहते हैं कि लड़ाई लग गई तो वो जाने के लिए तैयार रहता है। उसके दिल में ये रहता है कि लड़ाई लड़ी जाए, डर के नहीं भगता। आज तक इतनी लड़ाई हुई है, कभी ये नहीं सुना होगा कि भारतीय सेना का कोई सिपाही भग के आ गया। एक बात और पूछ लो, मैं अब आर्थिक किया कि मरते दम तक भी सैनिक लड़ाई करवा के लिए तैयार रहे। जगह को मैं नाम भूल गो, लेकिन बॉर्डर वाले एक यानी जगह है, एक यानी सैनिक है बड़े आज भी, जी की डेट होगी बड़े, लेकिन वो आज भी सेना नार बतावे और कई बार यानी बात खूब आई सामने। मैं सबसे पहले मेरी 58 इंजीनियर रेजिमेंट बड़े त्वांग में थी। मैं
वन की अक्टूबर से ले और 93 का जून तक 20 जगह रही उसमें। भटेजी बिगो नाम से बाबा जसवंतगढ़, जसवंत नाम से एक सिपाही थे और उनकी वहां शहीदी हुई है। और शहीदी होने के बाद वहां उनको तार के लटका के उनकी गर्दन काट दी चाइना सैनिक ने। तो उन्होंने अपने से जब जूनियर का सिपाही का प्रमोशन हुआ तो अपने एक सूबेदार मेजर और कमांडिंग अफसर को बताया कि मेरा ही प्रमोशन करो, स्वप्न में बताया। बाद में उस पर चल के जो प्रक्रिया हुई, जो बार बार टेलीविजन में आधा अफसाना में दिखाते रहते हैं, उनको दिया गया और उनको कैप्टन रैंक तक प्रमोशन किया गया। सिपाही से लेकर 13 रैंक दिए उनको, सिपाही, लेस नायक, नायक, लेस हवलदार, हवलदार और फिर नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, 10 रैंक उनको दिए गए। और वहाँ आज भी उनका मंदिर बना हुआ है, उनकी पुस्तक लिखी हुई है, उसमें सारी उनकी प्रक्रिया लिखी हुई है, किस तरीके से इनकी शहीदी हुई। और आज भी वो बताते हैं कि 72 घंटे पहले से इधर से अटैक हुआ, मैं बताऊंगा। उनके लिए वहाँ बाकायदा 10-15 सैनिक वहाँ रहते हैं। वहाँ जो भी जाएगा भारतीय सेना किसी रैंक का कैंडिडेट जाएगा, सल्यूट देगा, प्रसाद मखाने वहाँ मिलता है, वहाँ दर्शन करके ही जाएगा, मेन रोड पे। तो ये त्वांग पे सेलाटो नोरानंग से आगे है ये जगह, तो उनको भी दिया गया, आज भी सम्मान है उनको। छुट्टियां, एक दूसरे थे सरदार जोगेंद्र बाबा क्या नाम से, उनको छुट्टियां भेजते थे बाकायदा गाड़ी में, 2 महीने की छुट्टी आते थे। तो बिल्कुल है भारतीय, ये जुझार जी जो हमारे भारत का जो है जुझार जी में, वो आज भी भारतीय सेना में ऐसे हैं जिन्होंने काम किया है और आज भी देश की सुरक्षा के लिए बताया, हम आज भी जग रहे हैं।